स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से 16वीं किस्त का भुगतान पूरा कर दिया गया है और अब महिलाओं की नजर 17वीं व 18वीं किस्त पर टिकी हुई है। दिसंबर महीने में 16वीं किस्त का पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजा गया था, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर से हुई और क्रिसमस से पहले सभी पात्र महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये की राशि पहुंच गई थी। अब ताजा जानकारी के अनुसार सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी करने की तैयारी कर ली है। इससे महिलाओं को कुल 5,000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में मिलने वाली है। पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं। जिन लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि उनका नाम इस नई लिस्ट में है या नहीं। सरकार ने इस बार फिजिकल सत्यापन और डिजिटल प्रक्रिया को और मजबूत बनाया है ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। देश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब 22वीं किस्त जारी होने जा रही है। इस बार किसानों के खाते में 4,000 रुपये की राशि आने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लाभार्थी सूची अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। जिन किसानों ने eKYC पूरी कर ली है और दस्तावेजों की पुष्टि करवाई है, उनके खाते में जल्द ही पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल लगाकर सस्ती या मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जिसमें सरकार सब्सिडी देती है, जिससे बिजली बिल कम होता है और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, जिससे 1 करोड़ घरों को फायदा होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। 2026 की शुरुआत मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने मिलकर न्यूनतम मजदूरी दर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पहले जहां मजदूरों को दिन भर की मेहनत के बदले सीमित मजदूरी मिलती थी, अब वही मजदूरी 2.5 गुना तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले का सीधा असर देश के करोड़ों मजदूर परिवारों पर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई, राशन, किराया और बच्चों की पढ़ाई जैसे खर्चों को देखते हुए यह फैसला लंबे समय से जरूरी माना जा रहा था। सोलर पंप सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को पंप की कुल लागत पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों को 80% तक सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि बड़े किसानों को लगभग 70% अनुदान मिलेगा। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की दलाली या देरी की संभावना कम होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा। इसका सीधा फायदा किसानों, मजदूरों और स्थानीय युवाओं को मिलेगा। सरकार का मकसद साफ है कि बिहार में ही रोजगार मिले और पलायन रुके। सम्राट चौधरी समृद्ध यात्रा के तहत छपरा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली तक सीमित नहीं है। राज्य तेजी से उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। बड़े पैमाने पर उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। पटना के जेपी गंगा पथ पर संचालित डबल डेकर बस सेवा लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की इस अनूठी पहल ने न सिर्फ सिटी टूरिज्म को नई पहचान दी है, बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है।
अब तक 2245 से अधिक लोग इस बस के जरिए गंगा पथ की सैर कर चुके हैं, जिससे विभाग को 2,14,900 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। सितंबर महीने में शुरू हुई यह सेवा पटना घूमने के अनुभव को एक नए स्तर पर ले गई है। भागलपुर से मुंगेर तक बनने वाले गंगा मरीन ड्राइव परियोजना को लेकर बड़ी खबर है। जिस जगह मरीन ड्राइव का निर्माण होने वाला है उसे 40 मीटर उत्तर दिशा में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और फॉर्मल एप्लीकेशन सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मरीन ड्राइव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें लोगों की जरूरतों को ऊपर रखते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क में बन रहे नए रेलवे टर्मिनल का काम करीब 6 महीने बाद फिर से शुरू हो गया है। इस बार रेलवे ने पूरी तरह नए डिजाइन के साथ निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक यह टर्मिनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए और पटना को एक अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट हब की सौगात मिले। खास बात यह है कि जीपीओ से आर ब्लॉक की ओर जाने वाले फ्लाईओवर को सीधे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी कनेक्टिविटी का अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गांधी मैदान के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित कालिदास रंगालय के नए भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रंगालय का सौंदर्यीकरण बेहतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराया जाए, ताकि यहां आने वाले कलाकारों और दर्शकों को किसी तरह की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालिदास रंगालय बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में रंगमंच और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार के लोग जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर का मजा ले सकेंगे। इस ट्रेन को जून महीने तक चलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे बोर्ड की माने तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रैक का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। इस रैक के मई या फिर जून महीने में पटरी पर आने की संभावना जताई जा रही है। अगर आप बिहार के राशन कार्ड होल्डरों में से एक हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। सभी 38 जिलों के लगभग 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से कट सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आधार नहीं मिलने या फिर गलत होने की वजह से कई लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जांच के दौरान रिजेक्ट होने वाले 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाने का आदेश दिया। आसनसोल और मालदा मंडल समिति की बैठक में सांसदों और रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। गोड्डा सांसद प्रतिनिधि हरिकिशोर सिंह ने जसीडीह रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार की मांग की, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर उद्घोषणा प्रणाली और बेंच शामिल हैं। रेलवे ने आरोग्य भवन और जसीडीह संथाली आरओबी का कार्य इसी माह शुरू करने का आश्वासन दिया। यह बैठक देवघर में हुई, जिसमें यात्री सुविधाओं पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ऊर्जा, सतत विकास और क्षेत्रीय नेतृत्व पर वैश्विक संवादों में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं और निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं की, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। उन्होंने औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने के झारखंड के प्रयासों को रेखांकित किया, जो स्वच्छ ऊर्जा और समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाता है। झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की गंभीर कमी है, जहां 54 छात्रों पर एक शिक्षक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 छात्रों पर एक शिक्षक का है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यह अनुपात 60:1 तक पहुंच गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 26 ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जिसका मुख्य कारण लंबे समय से नियुक्तियों का अभाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी रिक्त पदों को 4 माह के भीतर भरने का निर्देश दिया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड के महिला केंद्रित विकास मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने आदिवासी लोकाचार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अदृश्य श्रम को पहचान देने पर जोर दिया।
सोरेन ने बताया कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन केंद्रित विजन का हिस्सा है। यह मॉडल समावेशी विकास और टिकाऊ भविष्य की कुंजी है। झारखंड हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनावों में मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष पदों के आरक्षण रोस्टर विवाद पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने रोस्टर निर्धारण को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। धनबाद और गिरिडीह जैसे शहरों में आरक्षण को लेकर विशेष विवाद हैं। अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। रांची के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA को इस साल 26 से 31 मार्च तक होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग IPL के कुछ मैचों की मेजबानी मिल सकती है। बेंगलुरु और राजस्थान के होम ग्राउंड पर अनिश्चितता के कारण रांची को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 11 साल बाद रांची में IPL मैच खेले जाएंगे। रांची में 22 जनवरी को मंडलीय सांसद समिति की बैठक होगी, जिसमें रांची और चक्रधरपुर रेल मंडलों की यात्री सुरक्षा, सुविधाओं और लंबित परियोजनाओं पर चर्चा होगी। सांसद रेलवे प्रशासन से पुरी के लिए स्लीपर वंदे भारत, महिला सुरक्षा, अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति, पेयजल, स्वच्छता, कोच रखरखाव और रेल लाइनों के दोहरीकरण जैसी मांगों पर स्पष्ट निर्णय और समय सीमा की मांग करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। यह कानून राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाएगा। बिना निबंधन कोई सेंटर संचालित नहीं होगा। उल्लंघन पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 50 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों पर लागू यह विधेयक फीस में पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने जिलों में शिशु पंजी सर्वे में देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने निकाय चुनाव की घोषणा से पहले हर हाल में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया। निदेशक ने DHER 2.0 पोर्टल पर धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में छात्रों के लिए विशेष रेमेडियल कक्षाओं और प्रगति आकलन के निर्देश भी दिए। साथ ही पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान और BRP CRP के प्रमाण पत्रों के सत्यापन पर भी जोर दिया। झारखंड सरकार अपनी मेगालिथिक, मोनोलिथिक और जीवाश्म विरासत को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रही है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने UK यात्रा के दौरान लंदन में संबंधित संस्थाओं से संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने म्यूजियम ऑफ लंदन आर्कियोलॉजी और वार्डेल आर्मस्ट्रैंग /SLR कंसल्टिंग के साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षण पद्धतियों पर विचार विमर्श किया। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस को यात्रियों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। धनबाद से दोनों दिशाओं की सीटें बुकिंग शुरू होते ही तेजी से भर गईं, जिससे वेटिंग लिस्ट भी उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को उद्घाटन के बाद यह ट्रेन 22 जनवरी से नियमित चलेगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा की है। पार्टी ने प्रकाश महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। JLKM ने चुनाव को मजबूती से लड़ने और वार्ड पार्षद पदों पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। IIT खड़गपुर के करियर डेवलपमेंट सेंटर ने 2025 से 26 प्लेसमेंट सत्र के पहले चरण में शानदार सफलता हासिल की है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद छात्रों को 1501 ऑफर मिले, जिनमें 457 PPO शामिल हैं। अधिकतम CTC 2.44 करोड़ रहा और 5 छात्रों को 2 करोड़ से अधिक के घरेलू पैकेज मिले। एप्पल, गूगल जैसी शीर्ष कंपनियों ने भाग लिया, जो संस्थान की प्रतिभा पर विश्वास दर्शाता है। नितिन नबीन के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर जमशेदपुर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। साकची में विजय जुलूस निकला, गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी गईं। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा ने इसे आंतरिक लोकतंत्र की जीत बताया। बागबेड़ा में मंडल अध्यक्ष अश्विनी तिवारी के नेतृत्व में सांसद विद्युत बरण महतो के सौजन्य से वृद्ध जनों और दिव्यांगों को कंबल वितरित कर सेवा कार्य भी किया गया।
झारखंड हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति JNAC एक्शन मोड में आ गई है। 24 अवैध भवनों की जांच पूरी होने पर मालिकों को 7 दिन का अंतिम नोटिस दिया गया है। यदि निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो JNAC बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगी और तोड़ने का खर्च भी मालिकों से वसूलेगी। टाटा स्टील को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI से त्रिवेणी पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड TPPL में 50.01% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। यह अधिग्रहण टाटा स्टील की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और लौह अयस्क पैलेट्स जैसे कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इससे कंपनी की विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत नियंत्रित होगी। टाटा मोटर्स ने प्रगति मैदान में टाटा अजूरा सहित 17 नए ट्रक लॉन्च किए हैं। इनमें 7 से 55 टन तक के वाणिज्यिक वाहन और इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं। प्रबंध निदेशक गिरीश वाघ ने बताया कि ये वाहन अर्थव्यवस्था और लॉजिस्टिक्स में नया युग लाएंगे। सुरक्षा के लिए ADAS तकनीक और यूरोपीय मानक अपनाए गए हैं। गर्व की बात है कि 10 ट्रक जमशेदपुर प्लांट में बने हैं। बोकारो स्टील प्लांट के 25,000 करोड़ रुपए के विस्तार और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निविदा जारी होने के साथ औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह परियोजना उत्पादन क्षमता को 5.25 MTPA से बढ़ाकर 7.55 MTPA करेगी। बोकारो में JEE मेन के प्रथम सत्र की परीक्षाएं 21 से 29 जनवरी तक 2 केंद्रों पर होंगी। कुल 3,617 अभ्यर्थी इन 6 दिनों में परीक्षा देंगे, जिसमें पहले दिन 707 शामिल होंगे। NTA सिटी को ऑर्डिनेटर डॉक्टर AS गंगवार ने बताया कि अल्फा ICT सेंटर और क्रिसेंट लैब्स में परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोकारो में KISS भुवनेश्वर की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्तर का आवासीय विद्यालय स्थापित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उपायुक्त अजय नाथ झा की पहल पर यह निर्णय लिया गया। BSL 25 से 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी, ग्रामीण और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवासीय सुविधा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आगामी नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने घोषणा की कि जामुमो चास नगर निगम के सभी वार्डों और महापौर पद पर अपने उम्मीदवार उतारेगा।